नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं टेस्ट सीरीज एलडीसी पेपर फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज अपन करेंगे। देखो, क्वेश्चन दे रखा है log 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो ये log के जो बेस में है इसकी पावर 2 लगेगी, तो 2 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। अर्थात x बराबर कितना आएगा, 4 माइनस 1, तो x बराबर कितना होगा, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इसके गुणनखंड करने हैं मेरे बंधु। x की पावर 4 माइनस इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ओके, x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। x स्क्वायर और माइनस 3 को a और b मान लेते हैं, तो a प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और a माइनस बी, तो a माइनस बी में मेरे बंधु आएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 3। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, अब देखो बंधु, एक तो आपके पास में सॉरी 9 दे रखा था आपको, 3 का इसको क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको खोल दिया हमने। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा है जो इसको ओपन कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। यदि कह रहा है समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, एक मूल अल्फा मान लिया और दूसरा मूल 1/अल्फा मान लिया, तो मूलों का योग तो हो जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर माइनस का 13/5, और मूलों का गुणा हो जाएगा अल्फा गुणा 1/अल्फा बराबर हो जाएगा k बट्टा कितना, 5। c/a होता है, तो 1 बराबर k/5 हो गया। तो k का मान कितना आ गया बंधु आपके पास में, 5। और k का मान 5 कौन से ऑप्शन में आपके पास में, वही सही होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अल्फा और बीटा समीकरण के मूल है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मेरे बंधु, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इधर आएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आता है माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस का b अपॉन ए का होल स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल होता है c अपॉन कितना, ए। देन यहां से ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए। अगर मैं a इनका एलसीएम ले लूं a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, बिकॉज a का भाग लगाएंगे तो a बच जाएगा, तो 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे इस प्रकार से दिया हुआ है, एक काम करते हैं मेरे बंधु, इसमें अपन को किसका वैल्यू चाहिए, अपन को 7x प्लस 1/5x माइनस 3 का मान चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें पूरे में 5x माइनस 3 का भाग लगाने पर इस पूरे के पूरे में हम 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर का भाग लगा देता हूं। अगर होल स्क्वायर का भाग लगा देता हूं, इसका पूरे में क्या लगा दूं, भाग लगा दूं, और जैसे ही भाग लगाऊंगा तो ये आएगा 3 इंटू 7x माइनस से प्लस 1/5x प्लस कितना आ जाएगा आपके, 5x माइनस 3 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 4 बच जाएगा, क्योंकि आपने जिसका भाग दिया वो तो खुद ही पड़ा है, और उधर 5x माइनस 3 से 5x माइनस 3 कट जाएगा, और वो बच जाएगा 11 गुणा 7x प्लस 1/5x माइनस 3, कितना बचेगा, 5x माइनस 3। मेरे बंधु, अगर मैं इस अंदर वाले को पूरे को x के बराबर मान लूं, किसके बराबर मान लूं, इसको पूरे को a मान लूं, क्या मान लूं, माना a है। अगर ये हमारे पास में a है तो हमारी समीकरण बन जाएगी 3a स्क्वायर माइनस 4 बराबर है 11a बन जाएगी। 11a को इधर ले आओ तो 3a स्क्वायर माइनस से 11a माइनस 4 बराबर कितना, 0। मेरे बंधु, ये 3 चौके कितना होता है, 12, तो गुणा करे तो 12 आ जाए और जोड़ने पर आपके पास में 7 आ जाए। ऐसा कोई टुकड़ा देखना है आपको इस द्विघात समीकरण का, ऐसा कोई टुकड़ा जिससे गुणा करो तो आपके पास में 12 आ जाए और जोड़ने पर 11 आ जाए। देखो बंधु, 5 और 6 तो बहुत बड़ा मान होता है, ठीक है। हाँ जी, अपन 12 और 1 ही ले लेते हैं, 12 और 1 का गुणा 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं इसको 3a स्क्वायर माइनस का 12a
और प्लस का a और माइनस का 4 बराबर कितना 0। ये माइनस का 11a हो जाएगा और गुणा करेंगे तो आपके पास में 12a² आ जाएगा। तो ये 3a यहां से कॉमन ले लूं तो 3a कॉमन ले लिया तो सिर्फ a बचेगा। क्या बचेगा? a बचेगा और माइनस 4 आ जाएगा, और प्लस 1 कॉमन ले लिया तो a माइनस 4 आ गया, इज इक्वल टू क्या कर दिया 0। और अब यहां से मेरे बंधु a माइनस 4 को मैं कॉमन ले लूं, a माइनस 4 को यहां से कॉमन ले लूं तो हमारे पास में सिर्फ बचेगा 3a प्लस 1। कितना बचेगा? 3a प्लस 1 बराबर कितना 0। तो एक तो आपके पास में a बराबर कितना आएगा 4 आएगा, और एक a बराबर आएगा माइनस का 1 बटा कितना 3। तो माइनस का 1 बटा 3 भी सही है और 4 भी सही है, क्योंकि हमें जिसका मान पूछा है वो हमारे पास में पूरा का पूरा इसका वैल्यू किसके बराबर है? a के बराबर है, तो यही a है हमारा। तो a का मान 4 भी हो सकता है और माइनस 1 बटा 3 भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। देखता हूं, देखे इसके मूल काल्पनिक है क्या? b² तो 3 का स्क्वायर माइनस का 4ac का मान कितना है 5। देन यहां से ये आएगा 9 माइनस 20, ये तो माइनस का 11। और जब d लेस देन 0 आता है, d लेस देन 0 आता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। सही बात है, ये बात तो सत्य है। यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ऋणात्मक हो, विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट d को बोला जाता है, तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो इसका मतलब ये बात सही है, कथन भी और कारण भी। तो a और r दोनों सही है और r a की सही व्याख्या है, क्योंकि d नेगेटिव होता है तो ये मूल क्या होते हैं? काल्पनिक। नेक्स्ट इसके बाद में ये कह रहा है कि a x प्लस a और x प्लस b का गुणनफल ऐसा आता है सर्वसमीका। बिल्कुल सही बात है। एक समीकरण केवल चर के कुछ विशिष्ट मानों के लिए सत्य होता है, जबकि सर्वसमीका चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। मेरे बंधु यहां पे सत्य तो ये भी है, ये सर्वसमीका है, ये बात तो क्या है? सत्य है। ठीक है, ये सर्वसमीका है, ये सत्य है। और समीकरण चर के कुछ ही मानों के लिए, विशिष्ट मानों के लिए सत्य होती है, जबकि सर्वसमीका चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। मतलब ये बात भी सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। यहां पे दोनों सही है, तो अपन कह सकते हैं कि a सही है और लेकिन r गलत। a और r दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला आपके पास में क्वेश्चन क्या है कि समीकरण 2x के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। बिल्कुल रेखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, क्योंकि अनंत बिंदु ऐसे होते हैं कि उस रेखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। सही बात है। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस समीकरण का हल होता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब a और r दोनों सही है और r एक की सही व्याख्या है, तो a ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रेखिक समीकरण के अनंत हल होता है, साफ साफ लिखवाया हुआ पड़ा है। ठीक है, अनंत हल होते हैं रेखिक समीकरण के, एक रेखिक समीकरण के, क्योंकि एक रेखा समतल पर अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 12.5% और 10% की दो क्रमागत छूट देने के बाद में फ्लैट को 6300 रुपए में बेचा गया। तो मेरे बंधु एक बात बताओ कि एमआरपी का हमें पता नहीं, एमआरपी का हमें कोई पता नहीं है, लेकिन एमआरपी पर एक बार 12.5% का ऑफ हुआ। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8, और 8 पर 1 रुपया छोड़ दिया तो आपने 7 रुपए में बेच दिया 8 रुपए एमआरपी वाली चीज को। और फिर 10% का मतलब होता है 1/10, और 1/10 का मतलब होता है आपने 9 रुपए में बेच दी जिस चीज की रेट कितनी थी 10। और लास्ट फाइनली विक्रय मूल्य कितना है? 6300। 9 7 63 से 63 कट गया मेरे बंधु, और एमआरपी आपके पास में सीधे शब्दों में आ गई, ये 80 हो गया। और 80 को आप एक काम करो, 2 जीरो और लगा दो, तो उस वस्तु की एमआरपी कितनी आएगी? 8000 रुपए आएगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ का फॉर्मूला होता है मेरे बंधु कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। 100 पेंसिलें बेचने पर 100 एसपी माइनस 100 सीपी कर दो। ओके, 100 सीपी इधर आएगा तो ये आपके पास में प्लस का हो जाएगा और वो हो जाएगा 18 एसपी। ओके, तो बताओ सीपी और एसपी का अनुपात क्या आएगा? सीपी और एसपी का अनुपात आएगा 80 और कितना 100। 80 और कितना 100। तो ये कह रहा है लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ कितने का हुआ? 20 का। कितने पर? 80 पे। 20 चौके 80 और 4 का भाग 100 में कितनी बार? 25% लाभ होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। ए ने 10% लाभ पर बी को बेची, बी ने 5% लाभ पर सी को बेच दी।
सी ने वह वस्तु 462 में खरीदी तो ए ने कितने में खरीदी। सपोज ए ने x रुपए में खरीदी और 10% लाभ पर बी को बेचती तो 110/100, और बी ने इसे 5% लाभ पर सी पर बेचती तो 105 बटे कितना 100, और सी ने इसे 462 रुपए में खरीदी। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूं। ओके, हाँ जी, 5 का भाग दे दूं, 5 का भाग 21 बार और 5 का भाग कितनी बार 20 बार। 11 4 44 बच गया 2, 11 दूनी 22, 21 दूनी 42, 20 का डबल कितना हो गया 40, 40 के एक 0 और लगा दो, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया 400, और वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य 1 का कितना आ गया 400। नेक्स्ट अगला, एबीसी ने अपनी पूंजी को 2/5, 3/4 और 5/8 के अनुपात में लगाकर साझेदारी कर ली। ठीक है, सबसे पहले तो एबीसी की पूंजी का जो अनुपात है ना, इसको सरल करना पड़ेगा मेरे बंधु, और सरल करना पड़ेगा तो 2/5 और 3/4 और 5/8 को सरल करें, इनको सरल करें, सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने के लिए किसी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, और समान संख्या से गुणा करें तो हम ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि 40 से गुणा कर दें, 40 से गुणा कर देंगे तो ये रेशियो सिंपल हो जाएगा। 40 में 5 का भाग 8 दूनी 16, फिर बताओ बंधु 40 में 10 3 30 और 5 5 कितना 25। ओके, अब क्या होता है, 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% वृद्धि कर देता है। 4 महीने तक तो ए की पूंजी कितनी रही है 16 रुपए, 4 महीने बाद में 50% वृद्धि कर देता है, तो मेरे बंधु इसके बाद में ये 50% वृद्धि कर देता है, तो 16 का आधा 8 बढ़ा देता है तो कितना हो जाता है 24 हो जाता है। और बी ने क्या किया है 4 महीने बाद में कि बी अपनी पूंजी का 20% कमी कर देता है, तो मेरे बंधु 4 महीने तक तो रहेगा ये पैसा, फिर इसके बाद में 20% कमी करेगा, तो बी 20% कमी करेगा तो 30 का 20% कितना होता है 6 रुपए कमी करेगा तो कितना होगा 24 रुपए। ओके, और 20% कमी कर देता है वर्ष के अंत में होने वाले कुल लाभ में से। कोई बात नहीं है, इधर देखना। अब यहां पे एक बात बताओ, वर्ष के अंत में तो ये कितने महीने और बच गए 8 महीने, 8 महीने, और ये टोटल कितने महीने 12 महीने। सबसे पहले तो इनको सबको 4 से काट दूं या 8 से भी काट दूं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बंधु। 8 से काटेंगे तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा, देखो 8 का भाग 16 में कितनी बार 2 बार, 8 का भाग 24 में कितनी बार 3 बार। ओके, क्योंकि 8 से तो 8 सीधा ही काट देते हैं। ओके, 8 का भाग इधर 2 में, इधर 4 में और इधर 15 बार। ठीक है, 8 का भाग इधर दे तो सीधा काट दें, सॉरी 8 का भाग यार इधर नहीं जाएगा, तो 8 का भाग नहीं, हम 4 का भाग ही देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, ओके, 4 का भाग तो दे देते हैं। 4 का भाग गया, 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग गया, 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग कितनी बार 3 बार। तो एबीसी के जो लाभ का अनुपात है वो मैं अलग से लिख लेता हूं मेरे बंधु। एक का डेटा कितना आएगा, एक का डेटा 16 24 दूनी 48, 48 और 10 58 है, 60 और 4 64। ए का मान कितना आया 64, बी का मान कितना आएगा मेरे बंधु 30 और 24 दूनी 48, 48 और 30 कितना 78। ओके, चलो ठीक है। सी का मान कितना आएगा 25 3 कितना 75। ओके, अब बताओ अंत में होने वाले 2,82,100 रुपए के लाभ में से बी का हिस्सा ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, हमें बी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो सिंपल सी प्रोसेस ये करनी है आपको कि बी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो 2,82,100 में भाग लगा दो टोटल लाभ का, तो मेरे बंधु 75 और 75 कितना होता है 150 होता है। ठीक है, और 150 और 60 कितना हो गया, ये 210 हो गया, 210 और 4 214, 214 और 3 कितना 200 कितना 14 और 3 कितना 217 इंटू 78 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ओके दोस्तों, अब देखो ऐसी कैलकुलेशन हो तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचनी चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचनी चाहिए आपको। ठीक है, हाँ जी, तो बताओ बंधु अगर मैं 217 का भाग लगा दूं तो ये डेफिनेटली पूरा पूरा इसमें जाएगा। 217 का भाग अगर इसमें लगा दूं तो डेफिनेटली इसमें पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाया है इसने। ठीक है, हाँ जी, तो 217 में 78 का तो नहीं जा रहा है, 282 और 100। ओके, इसमें 217 का भाग लगा दूं तो 217 का भाग एक बार गया, 217 लेस कर लो इसमें से। ठीक है, तो 12 में से 7 गया, 5 बच गया, 7 में से 1 गया कितना 6 65, और ये कितना बच गया लास्ट में 1। ठीक है, 7 3 21, ये 3 बार भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 3 बार,
ओके, 7×3 = 21, 3 और 2 कितना 5, 3 दूनी कितना 6, घटाया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 2 जीरो लगा दे मेरे बंधु। 1300 बार गया, कितनी बार गया, 1300 बार गया। अब ये सिंपल हो गया आपके पास में। अब 1300 को आपसे 78 से गुणा करना है, 2 जीरो अपनी जगह आ गया। 13 8 104, 10 कैरी फॉरवर्ड करेगा, 13 7 91 और 10 कितना 101, तो ठीक है, ये आपके पास में आ गया 10 सॉरी आपके पास में कितना आ गया, 13 8 104 होता है ना, 104 सॉरी 104 का कितना आएगा आपके पास में, ये 13 7 91, 13 8 104 का 4 कैरी फॉरवर्ड 10 करेगा, 13 7 91 और 10 कितना 101, तो 1,01,400 आ जाएगा। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एबीसी ने इस अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 1 वर्ष पश्चात सी अतिरिक्त 6,000 रुपए निवेश कर देता है, जबकि ए अपनी पूरी कुछ पूंजी निकाल लेता है। इनकी पूंजी का अनुपात बदलकर ये हो जाता है, तो आरंभ में ए की पूंजी क्या थी। कोई दिक्कत नहीं है, सुनना मेरी बात। यहां पे क्या होता है कि एबीसी ने किस अनुपात में पूंजी लगाई, पहले तो ये बताओ, एबीसी ने किस अनुपात में पूंजी लगाई, 3:5 अनुपात कितने में 7 में, कि कहता है कि 1 वर्ष पश्चात सी 6,000 रुपए अतिरिक्त निवेश कर देता है, जबकि ए कुछ पूंजी निकाल लेता है, जिससे इनकी पूंजी का अनुपात बदलकर 1:4:8 हो जाता है। 1 वर्ष बाद में ए अपनी कुछ पूंजी निकाल लेता है और सी 6,000 रुपए लगा देता है। क्या दिक्कत है, हमें बी को सेम बनाना है, और हमें तो बी को सेम बनाना है, तो ऊपर तो किससे गुणा कर दूं, मैं किससे गुणा कर दूं 4 से, और नीचे किससे गुणा कर दूं 5 से। जो मिला रहा है उसको मिलाने दो, जो निकाल रहा है उसको निकालने दो। हमें तो बी को सेम बनाना है, किसको सेम बनाना है, बी को सेम बनाना है। तो एबीसी की पूंजी का अनुपात आ जाएगा 4 3 12 और 4 पंजो 20 और 4 7 कितना 28। ओके, साथ ही 5 एकम 5, 5 चौके 20, और मेरे बंधु बताओ ये 5 8 कितना 40। ठीक है, हाँ जी, कह रहा है कि सी अतिरिक्त पूंजी का निवेश करता है, 8 5 कितना हो गया 40 हो गया। चलो ठीक है, बताओ बंधु, बी के सेम है, सी ने कुछ पूंजी एक्स्ट्रा लगाई है, कितनी एक्स्ट्रा लगाई है 12 एक्स्ट्रा लगाई है, तो यही 12 किसके बराबर कर दूं मैं 6,000 के, तो 12 बराबर 6,000, तो 1 बराबर कितना 500, और 1 बराबर 500, तो कह रहा है कि आरंभ में ए की पूंजी कितनी थी। इस 12 को गुणा कर दो किससे 500 से, और 12 को 500 से गुणा करोगे तो अगेन कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। सॉरी 12 पंजो 60, 500 500, और इसके कैलकुलेशन में गलती हो सकती है बंधु, ये हो गया 30 10 40 12, 12 बराबर कितना हो गया 12 पंजो 60, 500 और 500 और ये 2 जीरो 500 के, और 12 पंजो 60, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए इसका उत्तर होना चाहिए बंधु। ये 60,000 रुपए, इसमें कोई पॉइंट का इश्यू है। ठीक है, इसमें क्या है पॉइंट का इश्यू है यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन को और चेक कर लेना, 3 5 7 है और 1 4 8 हो ही गया आपके पास में। इसको सेम क्यों बनाया, क्योंकि ए सी अतिरिक्त लगा रहा है, तो कह रहा है कि सी अतिरिक्त लगा रहा है, जबकि ए अपनी पूंजी कुछ निकाल रहा है, तो कह रहा है कि इनकी पूंजी बदलकर इस अनुपात में ए की आरंभ में पूंजी बताओ। कोई दिक्कत नहीं है मेरे बंधु, बात ये है कि बी को सेम बनाना होता है आपको, एक जीरो का यहाँ इश्यू है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में 6,000 की जगह कितना था 60,000 था इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक साझे में ए ने कुल पूंजी का 1/3 1/3 समय के लिए मान लिया, कुल पूंजी 6 रुपए मान लो, कितनी मान लो, माना कुल पूंजी, मान लिया कुल पूंजी, माना कुल पूंजी हमने कितनी मान ली 6 रुपए, और कुल समय मान लिया कितना, कुल समय मान लिया मैंने 12 माह है। कितना माह मान लिया 12 माह है। तो बताओ ए कुल पूंजी का 1/3 भाग है, ए कुल पूंजी का, तो 6 का 1/3 भाग कितना होता है 2 रुपए, और बी कुल पूंजी का 1/6 भाग कितना 1 रुपया, और सी कुल पूंजी में से शेष पूंजी पूरे समय के लिए 3 निकल गई, तो बची कितनी 3। अब कह रहा है कि एक कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, 12 का 1/3 कितना होता है 4 महीने, और बी 1/6 समय के लिए तो 2 माह है, और सी पूरे समय के लिए निवेश करता है तो पूरे 12 महीने के लिए। मेरे बंधु ये आ गया 8:2:36, कितना आ गया 8 2 और 36, तो 9200 के कुल लाभ में से एक का हिस्सा ज्ञात करो। मेरे बंधु 9200 का कुल लाभ है, उसमें एक का हिस्सा ज्ञात करना है। 36 और 8 44 45 46
इंटू 1 का हिस्सा ज्ञात करना है तो 8 से गुणा कर दो। 46 का भाग 2 बार 200, 200 को 8 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 1600 रुपए आ जाएगा। किसका हिस्सा? 1 का हिस्सा। ये साहूकार 10% की ब्याज की दर पर पैसा लेता है, तो अगर किसी को 100 रुपए उधार देता है तो साधारण ब्याज 10 रुपए बनता है। कितना बनता है? और अमाउंट क्या बन जाती है? अमाउंट क्या बन जाती है? 110 बन जाती है। लेकिन ब्याज अग्रिम ले लेता है। ब्याज को क्या ले लेता है? अग्रिम। और अगर ब्याज अग्रिम लेता है तो मेरे बंधु उसने यूज करने के लिए 100 नहीं दिए। प्रिंसिपल जो है, इफेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो 90 रुपए ही रहा, क्योंकि वापस जब आएगा तब 100 रुपए इससे लेगा। तो इसका मतलब 90 रुपए इफेक्टिव प्रिंसिपल होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा 100 इंटू 10 रुपीज, 90 रुपए का ब्याज हो जाएगा और 1 साल के लिए। तो दर कितनी हो जाएगी? 9 का भाग देगा तो 11 सही 1/9 प्रभावी ब्याज की दर हो जाएगी। तो 11 सही 1/2, 2 नंबर ऑप्शन में सही है। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की दर से 4 वर्षों में 8800 रुपए हो जाती है। तो मूलधन, मिश्र धन, मूलधन और दर समय में यह सूत्र होता है साधारण ब्याज में। तो मिश्र धन कितना बन रहा है? 8800 रुपए। मूलधन का पता नहीं है। 1 + 25% की दर है और 4 साल है। 2500 के 100 से 100 कट गया तो ये 100 से 100 कट गया तो 1 + 1 आ गया। इधर 8800 रुपए है तो P बराबर 8800 में 2 का भाग लगाया 4400 आ गया। कितना आ गया? 4400 आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ए और बी ने 7200 और 8100 रुपए ब्याज की दर पर इतने इतने वर्षों के लिए कर दिया। समय की समाप्ति पर बी द्वारा एक की तुलना में इतने रुपए ब्याज अधिक लगा, तो परबत दरों में अंतर क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ए ने R% की दर पर दिया और बी ने किसकी दर पर दिया? स्मॉल r पर। ठीक है, कह रहा है कि बी द्वारा प्राप्त ए के ब्याज से इतने रुपए अधिक है। बी का ब्याज निकालता हूं। बी ने कितने रुपए दिए? 8100। किस दर से? R/100 की दर से। कितने टाइम के लिए? बी ने कितने टाइम के लिए दिया? 3 वर्षों के लिए। और ए ने कितने रुपया दिया? 7200 रुपए। किस दर से? कैपिटल R/100 से। कितने टाइम के लिए? 8 × 24 और 3 कितना? 27/8। और बराबर ब्याजों का अंतर कितना है? 729। मेरे बंधु इस कैलकुलेशन को कर देते हैं अपन। ठीक है, हाँ जी, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। ओके, 8 का भाग 72 में 9 बार और ये हो गया 81 को 3 से गुणा किया 243 R हो गया, माइनस ये 9 7 63 और 9 दूनी 18 और 6 24 243 R बराबर 729 हो गया। मेरे बंधु कैपिटल R और स्मॉल r का अंतर बच जाएगा 243 कॉमन आ जाएगा, बराबर कितना आ गया? 729। और आपको पता हो तो स्मॉल r और कैपिटल R का अंतर होगा 729/243। 3 बार भाग गया तो दरों का अंतर कितना होगा? 3% का हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41 कोई धन खुद का मूलधन का 41/40 हो जाता है, तो बराबर क्या आ जाता है? मिश्र धन। इसका मतलब मिश्र धन 41 है और मूलधन 40 है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? 1 होगा। अब आपको कह रहा है कि दर कितनी होगी? दर का सूत्र होता है 100 इंटू ब्याज 1 है और मूलधन 40 है। ओके, समय कितना है? 1/4 वर्षों में। मेरे बंधु 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो दर का मान कितना आ गया? 10% आ गया। राइट आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन दिया गया, 2 वर्ष बाद में इतना और 3 वर्ष बाद में इतना हो गया, तो दर प्रतिशत बताओ। मेरे बंधु चक्रवर्ती ब्याज में प्रत्येक वर्ष के अंत का मिश्र धन आगामी वर्ष के लिए किसका काम करता है? मूलधन का काम करता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि 1 साल में जो ब्याज बना है वो कितना बना है? 17,576 में से 16,900 घटा लो, 76 तो अपनी जगह बच जाएगा। 15 में से 9 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 676। ये 676 रुपए ब्याज आया है किसका? 16,900 का आया है। तो 1 साल के लिए साधारण ब्याज की दर और चक्रवर्ती ब्याज की दर सेम तरीके से काम करती है। 100 इंटू 676 मतलब 676 ब्याज है किसका? 16,900 का। कितने समय का? 1 साल का। यहां से आपके पास में श्योर दर आ जाएगी मेरे बंधु। क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। 2 0 से 2 0 क्या कर दूं? काट दूं। हाँ जी,
9 चौके 36 और 4 बार भाग गया तो दर कितनी आ गई आपके पास में, 4% ब्याज की दर आ गई। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये है, इसी धन पर इतने ही दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मेरे बंधु 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपए है, मतलब प्रत्येक साल का 2,000 होगा, और ब्याज की दर 10% है, 10% का मतलब 1/10 से 200 ब्याज और आ जाएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा आपके पास में, 4,200 हो जाएगा। कितना होगा, 4,200 होगा। 5% की दर से 3 वर्ष के लिए कोई धनराशि उधार दी जाती है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ये है, तो धनराशि कितनी होगी। कोई धनराशि आपने सपोज कितने साल के लिए उधार दे दी मेरे बंधु, 3 साल के लिए उधार दे दी। 3 साल का स्ट्रक्चर ऐसे से ही बनता है, और 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है। 1/20 के हिसाब से आपको मूलधन मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, मूलधन। और मैंने बताया है कि 20 को 3 बार गुणा कर लो तो 8,000 मूलधन मान लो, और 8,000 में 20 का भाग दे दो, 20 चौके 80, 400, 400 और 400, 400 में 20 का भाग दो, 20 बार, 20 बार और 20 बार और 1 बार। ओके, अब बताओ साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है, 122। हमारे यहां से अंतर कितने का है, 20 20 40, 20 30 60 और 1 कितने का, 61 का। हमें क्या चाहिए, वह धनराशि चाहिए, तो 8,000 रुपए से गुणा कर दो। ओके, मूलधन आ जाएगा, 61 का डबल ही होता है, तो 2 गुणा 8,000 करेंगे तो ये आपके पास में कितना आएगा, 16,000 आएगा। कितना आएगा, 16,000 आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में 9,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष और 4 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 9,000 रुपए का पहले 2 साल का तो निकालो। 9,000 रुपए का 10% की दर से पहले साल का कितना आएगा, 900। दूसरे साल का अगेन कितना आएगा, 900, और 900 का कितना आएगा, 1/10 के हिसाब से कितना, 90। तीसरे साल में पूरी का निकालो पहले, 900, 90, 90 और 90 का कितना आ गया, 9। मेरे बंधु ये तीसरे साल में पूरे का काम में ले रहे हो, नहीं लेना है आपको, 2 साल और 4 महीने का चाहिए। तो ये हो गया बंधु 1,080 और 9 1,089, 1,089 आ गया। ये 1,089 12 महीने का ब्याज है, हमें तो मात्र कितने महीने का चाहिए, 4 महीने का। 4 का भाग 3 बार, 3 3 9, 3 6 18 और 3 3 9, 363। तो ये होगा 900 900 1800, 1800 1900 20 2000 और 2100, 2100 और एक ये 90 और 10 कितना होगा, 2200। तो 2200 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ये 2253 आपके पास में कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला है, कुछ धन 160 पुरुषों और कुछ महिलाओं के बीच में 16:21 में बांटा गया। प्रत्येक पुरुष को 4 रुपए और प्रत्येक महिला को, तो महिलाओं की संख्या, कुछ धन पुरुषों और 160 पुरुषों में, हाँ जी, तो मेल कितने हैं मेरे बंधु बताओ, 160, और फीमेल कितने हैं पता नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो मेल और फीमेल में कुछ धन किस अनुपात में बांटा गया, धन बांटा गया कितने अनुपात में, 16:21 में। और मुझे एक बात बताओ, प्रति व्यक्ति को क्या मिला, प्रति व्यक्ति को, प्रति पुरुष को कितना मिला, 4, और प्रत्येक महिला को कितना मिला, 3। तो बताओ इनकी संख्या का अनुपात क्या आएगा। प्रति व्यक्ति का भाग लगा देते हैं तो संख्या आ जाती है, तो 16 में 4 का भाग लगा दिया तो 4 तो पुरुष आ गए, 21 में 3 का भाग लगाया तो 7 महिला। 4 नहीं चाहिए, पुरुष कितने चाहिए, 160, तो किससे गुणा कर दो, 40 से। तो इधर भी किससे गुणा कर दो, 40 से। 7 चौके 28, 280। तो राइट आंसर यहाँ पे आ गया कि महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 280। कह रहा है कि एक कक्षा में बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या के बीच 6:5 का अनुपात है। बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या के बीच 6:5 का अनुपात है। 8 अधिक लड़के कक्षा में भर्ती हो जाए और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दे, तो बॉयज मान लेता हूं 6x और गर्ल्स मान लेता हूं कितने, 5x। 8 अधिक लड़के कक्षा में भर्ती हो जाएं और 2 लड़कियां कक्षा को छोड़ दें, तो नया अनुपात 11 बट्टे कितना हो जाता है, 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42x से प्लस 8 2 7 56 बराबर 11 5 55x माइनस 11 दूनी कितना, 22। मेरे बंधु 55 में से 42 घटेगा, कितना बचेगा, 13x, और 22 56 में जुड़ेगा 70 है, और ये 88 हो गया। कितना हो गया, 88 हो गया क्या, ये 8 हो गया, और सॉरी 78 हो गया। 78 आपके पास में हो गया, 78। तो 13 6 78 होता है, तो 13 6 78, x का मान 6। तो कह रहा है अब कक्षा में लड़के कितने हैं, तो गर्ल्स लड़के कितने हैं, तो मेरे बंधु लड़कों की संख्या अब कक्षा में पूछी है, तो 6 गुणा 6 36 प्लस 8 और आ गए,
टोटल कितने हो गए? 44 लड़के हो गए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अगला बात क्वेश्चन, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। कोई व्यक्ति है जिसको सेल्फ खुद की आयु मान लेता हूं और उसके सॉरी कोई व्यक्ति है उसको फादर मान लेता हूं, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु से 1.5 गुना हो जाएगी। आज से जस्ट 5 साल के बाद की बात होगी। आज से 5 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुना 2.5 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 5/2 गुना हो जाएगी। मतलब पुत्र मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की, तो सन की आयु की 5/2 गुना किसकी आयु हो जाएगी? फादर की। तो फादर की 5 हो जाएगी और बेटे की कितनी हो जाएगी बंधु? ये आपके पास में 2 हो जाएगी। ओके, अब बताओ बंधु ये कितने साल बाद में? 5 वर्ष बाद की बात बोली है, तो बाद वालों के लिए बराबर बराबर जुड़ना चाहिए। 3 में कितना जुड़, 3 से 5 कितना जुड़ के आ रहा है? 2, और 1 से 2 कितना? 1 जुड़ रहा है। तो अंतर सेम करने के लिए हमने क्या कहा था? अंतर सेम करने के लिए 3:1 पहले का अनुपात है और 5:2 बाद का अनुपात हो रहा है। तो बाद वालों का अंतर 3 है और पहले वालों का अंतर 2 है। तो ऊपर 3 से गुणा और नीचे किससे गुणा? 2 से। तो ये हो जाएगा 9:3 और बताओ यहाँ पे 5 दूनी 10 अनुपात कितना? 4। तो कितना जुड़ रहा है? 1 जुड़ रहा है। तो यही 1 किसके बराबर कर दो? 5 के। 1 बराबर 5, तो 9 पंजो कितना? 45। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट अगला, ए अपनी आय का 60% खर्चा कर देता है। ए कोई व्यक्ति है, कोई राम एक व्यक्ति है जो अपनी आय इनकम का 100% खर्चा 60% खर्चा कर देता है। तो राम की बचत कितनी होगी? 40 होगी। कितनी होगी? 40। उसकी आय 15% बढ़ जाए, इनकम 15% बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी? 115। और उसका खर्चा भी 5% बढ़ जाए मेरे बंधु, 60 का 5% कितना होता है? 3 रुपया होता है। कितना होता है? क्योंकि 5/100 करोगे तो ये 5 6 30 300 300 में 100 का भाग लगाओगे 3 तो 63 रुपए। बताओ बंधु, 63 रुपए कोई खर्चा कर रहा है तो उसकी बचत कितनी है? 115 में से 60 घटाओगे आप, 115 में से 60 घटाओगे तो मेरे बंधु आपके पास में बचेगा 40 50 55, 55 में से 3 और घटाओ तो 52 रुपए। तो इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बचत बंधु 12 बढ़ जाएगी। कितने पर? 40 पर। इंटू क्या कर दो? 100 कर दो। तो ये 40 3 30% बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बचत कितना परसेंट बढ़ेगी? 30% इसकी सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त किए और 7200 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या मान लेता हूं 100। एक उम्मीदवार ने कितने परसेंट प्राप्त कर लिए? 56%। तो दूसरे के कितने आई बंधु बताओ? दूसरे कैंडिडेट के तो आपने 44% ही छोड़े हैं। तो बताओ बंधु आपकी जीत कितनों से हुई? आपकी जीत कितनों से हुई? आपकी जीत हुई है 2 और 1 12% से। कितने से? 12% से हुई है। और ये 12% वाली जीत किसके बराबर है? 7200। तो 1 बराबर 12 6 72 होता है 600 और कुल मतों की संख्या 100। तो ये कितनी हो जाएगी मेरे बंधु? 60,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60,000 कुल मतों की संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, 30% अंक प्राप्त करने वाला कोई परीक्षार्थी 30% अंक तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये कितने नंबरों से फेल हो गया? 5 नंबरों से फेल हो गया। 5 अंक और आ जाते तो ये भी क्या हो जाता बताओ? पास हो जाता। क्या हो जाता? पास। दूसरा परीक्षार्थी 40% अंक ला रहा है। 40% अंक लाने वाला कह रहा है कि मैं आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक ला रहा हूं। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा ला रहा है? 10 अंक ज्यादा ला रहा है। तो इन दोनों बच्चों में गैप कितने का हो गया? परसेंटेज का गैप तो हो गया इनमें 10 का, और अंकों का गैप कितने का हो गया? 15 का। तो ये 10% बराबर कितने नंबरों के हैं? 15 अंक के। और हमें टोटल पूर्णांक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक पूछे हैं। क्या दिक्कत है? 100% टोटल मार्क्स होता है। अगर वो चाहिए तो 15 में 10 का भाग लगाओ और 100 से गुणा करो, तो ये आ जाएगा 150 अंक आ जाएगा। कितना अंक आ जाएगा? 150 अंक उस परीक्षा का पूर्णांक आ जाएगा। ठीक बात है। अब अगला कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितना चाहिए? तो मेरे बंधु 150 का, किसका? 150 का 30% निकाल लो। 150 का 30% होता है 45। 45 में आप 5 और जोड़ दो, 50 तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। कितने चाहिए? 50 चाहिए पास होने के लिए। ओके,
ए के पास बी से 20% अधिक धन है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है, ओके। और कह रहा है कि और सी के पास बी से 20% कम धन है, सी के पास बी से 20% कम धन है, तो बी के पास 100 है तो सी के पास 80। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, 40 अधिक है किससे, 80 से, इंटू 100, और ये 50% आएगा। कितना परसेंट आएगा, 50% आएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला कि एक शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, क्योंकि शून्य बहुपद को हम शून्य गुणा x की पावर 0, शून्य गुणा x की पावर 7, कुछ भी घात बढ़ाते चलो क्या फर्क पड़ता है, 9, शून्य गुणा x की घात 1000, कुछ भी घात बढ़ा दो क्या दिक्कत है। और यही चीज इस कारण में कह रखी है कि संख्या 0 को 0 गुणा x की पावर 1, 0 गुणा x की पावर 2, 10 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसकी कोई निश्चित उच्चतम घात नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में एक वर्गमूल पूछा है। वर्गमूल का प्रारूप ये होता है बंधु, 10, 32, 97, 96, दो दो के जोड़े बनाते चलो दाई तरफ से, दाई तरफ से दो दो के जोड़े बनाते हो चलो, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का। 10 कौन सी संख्या के वर्ग के नजदीक है, 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, घटा लो इधर, 1 बच गया आपके पास में, 3 और 3 को इधर जोड़ दो, कितना हो गया, 6, पहली बार भाग गया 3 बार, आगे से जोड़ा उतारो बंधु 32। ऑप्शनों पर भी नजर रखो, हर ऑप्शन में स्टार्टिंग में कितना है, 3 है, हर ऑप्शन में स्टार्टिंग में 3 है, चलो ठीक है। इसके बाद में मैं 2 उतार लूं यहाँ पे, सपोज दैट मैंने 2 उतारा, तो मेरे बंधु ये 2 दूनी कितना हो गया, 4, और 6 दूनी 12, ये तो ठीक ठाक सा रह गया, वरना 3 उतार लेता तो ज्यादा हो जाता। इसका मतलब आना तो 32 है, आना तो कितना है, 32, तो 31 वाला और 34 वाला तो क्या हो गया, कट गया, ठीक है, 34 वाला तो ज्यादा हो जाता, तो घटाओ यहां से। अब इसका मतलब क्लियरिटी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही, तो 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4 बच गया, ठीक है, और 2 में से 2 गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से जोड़ा, कितना उतार लिया, 97, और बताओ बंधु इधर जोड़ दिया तो कितना हो गया, 64। अब या तो 4 उतारने से काम चल जाएगा या 1 उतारने से। अगर मैं 1 उतारूं तो 600 कुछ आएगा, ठीक है। सॉरी, ये कितना बच गया बंधु, 32 उतारा था, 10, 32, 97, 96, और ये 24, 4 कैसे बचेगा यहाँ पे, थोड़ा सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये जो बचना था वो देखो, हाँ जी, 12 में से 4 घटाया तो कितना बचा बंधु, 8 बचा हमारे पास में, ठीक है, हाँ जी, 8 बचा, और आगे से क्या उतार लिया, 97 उतार लिया, ये इसको जोड़ा तो कितना आ गया बंधु, 64 आ गया, ठीक है। अब मेरे बंधु देखो, 1 उतारूं तो मेरे पास में आएगा, सॉरी, 1 और 1 और 4 और 6, ये ठीक बात है कि 1 से काम चलेगा। इसका मतलब 3, 2, 1, 3, 2, 1 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। फिर पूरा वेरीफाई क्यों करवाओ, अगर करवाना चाहते हो तो ये 642 आ जाएगा जुड़ जुड़ा के, ठीक है। इसको घटाओगे तो ये 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, अगेन ये 96 आ जाएगा आपके पास में। अब आपको वही अंक उतारना है जो इसके लास्ट में है 4, लो लो, आपका काम हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौक 16 और 4 से 24 और 1 25। यहाँ घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ जोड़ोगे तो क्या दिक्कत है, इसका जोड़ का हमेशा वो आधा होता है, लेकिन हमें पूरा वेरीफाई नहीं करना है, हमें बी ऑप्शन दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, एक द्विघातीय बहुपद के अधिकतम 2 वास्तविक शून्यांक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। किसी भी n घातीय बहुपद के अधिकतम n शून्यांक हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। किसी बहुपद के शून्यांकों की संख्या उसकी घात के बराबर या उससे कम होती है, बिल्कुल सही बात है। कथन कारण कथन की व्याख्या भी करता है, और दोनों क्या है, सही है, ठीक बात है। 3 घातीय बहुपद है, कोई जरूरी नहीं होता है, जैसे x स्क्वायर प्लस 5 है, x स्क्वायर प्लस 5 का एक भी शून्यांक नहीं है, का एक भी जीरोज नहीं है, जीरोज नहीं है, इसका एक भी जीरोज नहीं है, इसका कोई शून्यांक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। n घातीय बहुपद के अधिकतम n शून्यांक होते हैं, कोई जरूरी नहीं उसकी घात जितनी हो। वैदिक पद्धति के अनुरूपेण विधि से घन ज्ञात करते समय कितने समूह बनते हैं, अनुरूपेण विधि से घन ज्ञात करने का सूत्र होता है ए बी की घात 3 का सूत्र होता है, a की घात 3 ओब्लिक 3a स्क्वायर b ओब्लिक 3ab स्क्वायर ओब्लिक b की घात 3। अनुरूपेण विधि से घन ज्ञात करते समय, अनुरूपेण से ज्ञात करते समय 4 समूह बनते हैं। अनुरूपेण में कितने बनते हैं, 4। एकाधिकेन पूर्वेण में भी क्या बनते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण में भी 4 बनते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण से घन ज्ञात करते समय भी कितने बनते हैं, 4, क्योंकि वहां ए बी की घात 3 का सूत्र क्या होता है,
ए स्क्वायर इंटू ए का एक अधिक, ओके ओके, ए स्क्वायर इंटू विचलन होता है, ये विचलन 3 गुणा इकाई का अंक माइनस 10 वाला है, हाँ जी, ओब्लिक है, 3ab स्क्वायर होता है और b की घात कितनी होती है 3। बस दिक्कत है तो यही है कि जो आपके पास में निखिलम आधार उपाधार विधि होती है ना, आधार उपाधार में 3 ही समूह बनते हैं, आधार उपाधार में कितने बनते हैं 3 ही बनते हैं, क्योंकि उनमें आता है बंधु संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, क्या आता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की पावर 3 आती है, विचलन की पावर कितनी आती है 3। तो इसमें 3 समूह बनते हैं, बाकी इन दोनों में 4-4 समूह बनते हैं, तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4। हाँ जी, एक द्विघातीय बहुपद का आलेख हमेशा परवलय होता है, बिल्कुल सही बात है। एक क्वाड्रेटिक जो आपके पास में गोन होता है, पोलिनोमियल होता है, उसके हमेशा आलेख परवलयाकार बनता है, ठीक है, सही बात है। बहुपद px के शून्यांकों की संख्या उन बिंदुओं पर संख्या के बराबर होती है जहां ग्राफ y अक्ष को काटता है, नहीं साहब y अक्ष को नहीं काटता है, x अक्ष को काटता है, जिन बिंदुओं पर x अक्ष को काटता है, इसका मतलब पहला सही है दूसरा गलत है। अपन कह सकते हैं ए सही है लेकिन आर क्या है गलत है, x अक्ष को काटता है वही शून्यांक प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसका घनफल ज्ञात करना है मेरे बंधु, अभी अभी मैंने आपको सूत्र लिखाए हैं, तो आप बताओ कौन सा सूत्र इसके लिए उपयुक्त होगा, यही सूत्र इसके लिए उपयुक्त होगा, सबसे बेटर सूत्र है। तो अगर अपन घनफल ज्ञात करें तो मैं यहाँ पे आधार क्या मान लूं, आधार में क्या मान लूं, आधार तो मैं मान लूं मेरे बंधु यहाँ पे 1000, कितना मान लूं 1000 मान लूं, और विचलन कितना आएगा, विचलन मेरे पास में कितना आएगा 13। सूत्र क्या था अभी भी वही बोल दो, हाँ जी, सूत्र होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या है 1013 प्लस 2 गुणा विचलन कितना 13 ओब्लिक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, 3 गुणा 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और 13 की क्या कर देंगे क्यूब, ओके। ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 × 39 तो 1039, ओके। ये हो जाएगा 3 गुणा 169 और 13 का स्क्वायर होता है 2197, कितना होता है 13 की क्यूब होती है 2197 मेरे बंधु। ये 9 30 27 हो गया आपके पास में, ठीक बात है, और 36 18 हो गया, और 2 20 हो गया, ठीक है, और 2 20 हो गया, और 3 और 2 कितना हो गया 5 507। ये लो आपके पास में उत्तर ही आ गया। अब आपके पास में मैंने कहा था कि ऐसी विधियों में आपके आधार में जितने शून्य हैं दाईं तरफ से उतने ही अंक लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 197 3 अंक, 2 को इधर जोड़ दो 905, और फिर बाकी इसमें से एज इट इज भटक दो, तो 1039 1039 197 कौन से में लास्ट में है, इसमें भी है और इसमें भी है, और ये 1039 इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। ये बंधु ऐसी चीज है कि यहाँ पे वैल्यू रखनी होती है, तो एक काम करो, x का वैल्यू आप 1 मान लो और y का वैल्यू कितना मान लो 2। देन आपके पास में p कितना आएगा, p आएगा 4 गुणा 1 गुणा 2 बट्टे 1 प्लस 2, तो ये 8 बट्टे कितना आ गया 3। ये वैल्यू रख दो, उधर वाले में रखूंगा तो मेरे बंधु p का मान कितना है 8 बट्टे 3 प्लस से x का मान तो 1 है तो 2, तो 8 बट्टे 3 माइनस 2, प्लस p का मान 8 बट्टे 3, y का मान 2 है तो 2 दूनी 4, 8 बटे 3 y का मान 2 है तो 2 दूनी 4, ओके। 3 दूनी 6, 6 और 8 कितना 14 बटे 3 बट्टे 6 घटेगा तो कितना 2 बटा 3, प्लस 3 चौके 12, 12 और 8 कितना 20 बटा 3, ओके। 4 3 12 माइनस का 4 बटा कितना 3। ये 3 से 3 तो सबका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा सबका। ये 2 का भाग 14 में दिया तो कितनी बार 7 बार, प्लस ये माइनस 4 का भाग दोगे 20 में तो -5, 7 में से 5 घटेगा तो उत्तर इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है। समीकरण निकाय के अद्वितीय हल की शर्त क्या है, यूनिक सॉल्यूशन की शर्त क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन की शर्त होती है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। a1 कितना है 2 और a2 कितना है 3, इज नॉट इक्वल टू आना चाहिए b1 k है और b2 कितना है -5, तो -10 बटा 3 इज नॉट इक्वल टू k के बराबर। ये ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में है -10 बटा कितना 3। ओके दोस्तों, ये log का कोई क्वेश्चन है, इसने कहा है कि log 2, क्या कहा है log 2 और फिर लिखा है log
5 और 625 को 5 की घात क्या लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं। ये 4 अगर इधर पीछे आ जाएगा, पूरे के नहीं, ये खुद वाले लॉग के, तो 4 इधर पीछे आ जाएगा तो ये बन जाएगा log 5 और 5। इसका मान तो कितना होता है, 1 होता है। 1 को 4 से गुणा करेंगे आप तो 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया, बट्टे में बेस में कितना है 2 log, इसको 2 की पावर 2 और नीचे 2, ये 2 पीछे आ जाएगा log 2 और बेस में 2 का मान 1 होता है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, 2 कथन दिए। आजकल ऐसे क्वेश्चंस की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई, आपको पता ही है, कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं। तो कथन कारण वाले प्रश्नों को सही करने का तरीका ये है कि कथन और कारण के बीच में एक शब्द जोड़ दो, क्योंकि, और क्योंकि लगाने के बाद ये देखो कि वो जो स्टेटमेंट है वो सही सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन नाइट्रोजन के वातावरण में भी जलता रहता है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कथन और कारण दोनों एक ही आ गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, कारण ये है कि जब मैग्नीशियम रिबर को जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेता है। जनरली क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ को अपन जलाते हैं तो उसका ऑक्साइड बनता है। किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो उसका क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। और ऑक्साइड बनाने के लिए उस पदार्थ को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए जनरली क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्योंकि पदार्थ जलकर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो जल करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहा है, और इसको बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो नाइट्रोजन के एनवायरमेंट में वो सारे पदार्थ नहीं जलेंगे जो जलकर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक कैटालिस्ट जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है, परंतु संतुलन को नहीं बदलते हैं, ये भी सही है। इसका कारण ये है कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में केवल किसको कम करते हैं, संकीर्ण ऊर्जा को कम करते हैं। जैसे कोई क्रियाकारक ए है, उसको उत्पाद में बदलने के लिए इतनी ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर इसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक डाल दिया जाए तो वो क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो आवश्यक संकीर्ण ऊर्जा है उसके मान में कमी कर देते हैं। तो कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। एक सेकंड, हाँ, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण है। वैसे तो ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों है, लेकिन लोहे का ऑक्सीकरण है, लोहे का ऑक्सीकरण है। क्यों है? क्योंकि लोहा जो होता है वो Fe2 अवस्था में होता है, और जंग के अंदर वो बदल जाता है किसमें, Fe3 में, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना कैसे विक्रिया है, ऑक्सीकरण विक्रिया है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। अगला है फ्रियोन, जिनको अपन CFC गैस कहते हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि फ्रियोन से क्या निकलता है, क्लोरीन, और वो क्लोरीन जो है वो ओजोन गैस के साथ क्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता है। तो कारण दिया है, अल्ट्रावायलेट किरणों से CFC जो है वो क्लोरीन के मुक्त मूलक बनाती है, बिल्कुल मुक्त मूलक बनाती है, जो ओजोन को तोड़ते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक की सही व्याख्या है। ये जेके का क्वेश्चन आ गया। हाँ, साबुन की सफाई क्रिया आयनिक है। क्योंकि हमें पता है कि साबुन पानी में घुलते किस में बदल जाता है, आयनों में बदल जाता है, इसलिए साबुन की क्रिया आयनिक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है। डिटर्जेंट साबुन से बेहतर काम करते हैं। क्यों बेहतर काम करते हैं? क्योंकि डिटर्जेंट एक तो उदासीन होते हैं, इसलिए बेहतर काम करते हैं। उदासीन लवण होते हैं, न्यूट्रल साल्ट होते हैं। और दूसरा, डिटर्जेंट जो होते हैं वो कठोर पानी में, खारे पानी में घुल करके ऐसे अणु बनाते हैं, ऐसे लवण बनाते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, जिसकी वजह से पानी में झाग बनते हैं, और पानी में झाग बनते हैं, इसलिए डिटर्जेंट जो है वो कठोर जल में पानी को धो सकते हैं, कठोर जल में कपड़ों की धुलाई कर सकते हैं, और ऐसा इसमें सल्फेट आयन के कारण होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ये गणित का क्वेश्चन है। पीवीसी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, गलत बात है। पीवीसी जो है वो थर्मोस्टेट प्लास्टिक है, ठीक है। पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। पीवीसी गर्म करने पर पिघलता नहीं है, तो पीवीसी गर्म करने पर पिघलता है। तो ए भी सही है, आर भी सही है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है वो दोनों ही गलत हो गए इसमें। अगला है, पॉलीथीन एक योगात्मक बहुलक है। पॉलीथीन जो है वो योगात्मक बहुलक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें मोनोमर जो होता है वो एथिलीन है, और एथिलीन जो है वो दोहरे बंध से जुड़े होते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है।
कार्बन का एलोट्रोफ अपर रूप डायमंड, डायमंड यानी हीरा जो है वो सबसे कठोरतम पदार्थ है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है, ये भी सही है। और इस सहसंयोजी बंध के कारण ही हीरा जो है वो कैसा है, कठोर है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड का उपयोग जो होता है वो संपर्क अभिक्रिया में, कांटेक्ट अभिक्रिया में SO2 को SO3 में बदलने में किया जाता है। तो यहाँ पर अपन वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को काम में लेते हैं, हालांकि यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी काम में ले सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, और हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेल बदल जाते हैं वनस्पति घी में, ये बात भी सही है। ठीक है। प्लेटिनम जो है इसका उपयोग प्लेटिनम और रोडियम का उपयोग ओस्टवाल्ड प्रक्रिया में नाइट्रिक अम्ल बनाने में, बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक का क्वेश्चन है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, सी ऑप्शन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कौन से अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आजकल काफी पूछे जाते हैं। साबुन जो है वो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो आपको पता है कठोर जल जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। तो जो साबुन होता है वो कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ क्रिया करके ऐसे लवण बनाता है जो पानी में घुलते नहीं है, यानी अवक्षय बन जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और जब वो पानी में घुलेंगे नहीं तो झाग उत्पन्न होंगे नहीं, और झाग उत्पन्न होंगे नहीं तो कपड़ों की धुलाई नहीं होगी। तो पहला कथन सही है। डिटर्जेंट जो होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ घुलनशील लवण बनाता है, आपको पढ़ाते समय मैंने अंडरलाइन करवाया था घुलनशील और अघुलनशील को। साबुन जो है वो अघुलनशील लवण बनाते हैं, और डिटर्जेंट जो है वो घुलनशील लवण बनाते हैं। घुलनशील लवण बनते हैं इसलिए झाग बनेगा, और झाग बनेगा तो कपड़ों की धुलाई होगी। तीसरा कथन जो है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आप जानते ही हो, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो होता है वो केवल बेकिंग पाउडर में उपयोगी नहीं, ऐसा नहीं है, बेकिंग पाउडर के अलावा भी उपयोगी है और अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है और इसकी ऑक्टेन संख्या 130 से अधिक होने के कारण ये एलपीजी से बेहतर ईंधन है। बिल्कुल सीएनजी एलपीजी से बेहतर ईंधन है, और इसका दहन पूर्ण होने पर CO2 और H2O के अलावा अन्य कोई प्रदूषक नहीं होता, क्योंकि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा इनमें कोई तत्व नहीं होता। अब यहाँ पे एक नई चीज है ऑक्टेन संख्या। तो आपको पता है ऑक्टेन एक एल्केन है जिसका फॉर्मूला होता है ये सॉरी ऑक्टेन पूछा है ना, हाँ, C8H18, ये ऑक्टेन है। ये ऑक्टेन एक एल्केन है, और किसी भी ईंधन में जितनी ज्यादा ऑक्टेन होती है उस ईंधन की जो पात्र के दीवारों से टकराने की संख्या, जिसको अपन बोलते हैं अपस्फोटन, नॉकिंग, वो कम होती है। तो इसमें एंटी नॉकिंग का गुण आ जाता है, जिसकी वजह से जो सीएनजी है वो एलपीजी की तुलना में काफी अच्छा ईंधन है। तो याद रखना, ईंधन की गुणवत्ता को दर्शाया जाता है ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या उस ईंधन में मौजूद ऑक्टेन की संख्या को दर्शाता है। एलपीजी जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। इसकी ऑक्टेन संख्या 100 से 110 के बीच में रहती है, बिल्कुल सही है। इसलिए सीएनजी की तुलना में कम कुशल ईंधन है, सीएनजी की तुलना में कम है क्योंकि सीएनजी की ऑक्टेन संख्या ज्यादा है, तथा अधिक भारी हाइड्रोकार्बन है क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो मेथेन की तुलना में भारी हाइड्रोकार्बन है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों कथन सत्य हैं। कॉन्टेक्ट प्रक्रिया भी पढ़ा था, संपर्क अभिक्रिया में SO2 को SO3 में बदलने के लिए रिएक्शन करवाते हैं, इसको कॉन्टेक्ट अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन करवाई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के लिए, और आपको पता है यहाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं वो संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देते हैं तथा 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छा कार्य करता है। तो पहला कथन सही है। ओस्टवाल्ड प्रक्रिया, अभी अपन ने पढ़ा था कि ओस्टवाल्ड प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, और इस अम्ल का उत्पादन करने के लिए यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम रोडियम काम में लिया जाता है, और यह NH3 को NO में ऑक्सीकृत करने की अभिक्रिया को 800-900 डिग्री सेल्सियस पर तेज करता है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। डायमंड कठोर है, विद्युत का कुचालक है और सभी बंध सहसंयोजी है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, स्नेहक का काम करता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 से जुड़े होते हैं, एक संयोजकता खाली होती है। फुलरीन और चारकल दोनों ही गैस अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं।
तो तीनों कथन सत्य हैं। फुलरीन जो है उसकी बोल जैसी संरचना होती है, तो अंदर खाली जगह होता है, वहां गैस के कणों को अवशोषित कर लेता है। एल्यूमिनियम नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ऐसा क्यों है? और वो भी कब, जब अम्ल बहुत शानदार। उसका कारण ये होता है कि HNO3 जो होता है वो शुरू में तो एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करता है। शुरू में एल्यूमिनियम की क्रिया करने के द्वारा क्या बनता है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, Al2O3 बन जाता है। फिर जैसे ही थोड़ा सा Al2O3 बनता है तो ये Al2O3 एल्यूमिनियम के चारों ओर लेयर बना देता है, एल्यूमिनियम के चारों ओर लेयर बना देता है, जिसकी वजह से बाकी का जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो एल्यूमिनियम के संपर्क में नहीं आ पाता। उसकी वजह से जो एल्यूमिनियम है वो आगे नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता। तो क्रिया शुरू होती है, थोड़ा सा ऑक्साइड बनता है, उसके बाद में ऑक्साइड लेयर बना लेता है। अब ये लेयर जो है वो इस नाइट्रिक अम्ल को एल्यूमिनियम से क्रिया करने से रोक रही है, मतलब इसको निष्क्रिय कर रही है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पैसिवेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है भाई? पैसिवेशन, निष्क्रियकरण कहा जाता है। तो पहला कथन सही है। कारण जो है पैसिवेशन, बिल्कुल निष्क्रियकरण के कारण ऑक्साइड की जो परत होती है वो HNO3 में घुल जाती है। बिल्कुल गलत बात है, घुलती नहीं है। घुलती नहीं है इसीलिए क्रिया नहीं होती, अगर घुलती तो क्रिया हो जाती। तो ए जो है वो सही है, आर गलत है। मैच करना है तो आपको पता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यही है, सोडियम बाइकार्बोनेट यही है, चूने का फॉर्मूला यही है। तो ये तो सारे मैच ही हैं, 1 2 3 4। डायमंड जो होता है वो काटने का औजार बनाने में काम में लेते हैं, बिल्कुल। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। फुलरिन का उपयोग नैनो डिवाइस बनाने में किया जाता है, और चारकोल का उपयोग गैस मास्क फिल्टर बनाने में किया जाता है। तो देखिए 3 1 3 1 2 4, 3 1 2 4, पहला ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अभी आपको बताया था, कॉन्टेक्ट अभिक्रिया में SO2 को SO3 में बदलने में काम में लेते हैं। निकिल आपको पता है कि हैबर विधि में तो नहीं, हैबर विधि में तो आपको पता है कि आयरन काम में लेते हैं। प्लेटिनम रोडियम जो है अभी आपको बताया था ओस्टवाल तकनीकी में काम में लिया जाता है। और निकिल जो है वो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में काम में लेते हैं। और फेरस काम में लिया जाता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये ऑप्शन सही उत्तर है। बेकिंग सोडा जो है उसकी क्रिया सिरके के साथ करवाई जाए तो CO2 गैस निकलती है, बिल्कुल सही। ये बेकिंग सोडा है, ये है। तो इन दोनों की रिएक्शन से सोडियम एसीटेट बन गया, जल बन गया और CO2 गैस निकल रही है। तो ए और आर सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। जिंक धातु तांबे के सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट के साथ जिंक अभिक्रिया करता है और ZnSO4 बना देता है, कॉपर को अपचित कर देता है। ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, लेकिन जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया नहीं करता, क्योंकि लोहा जो है वो कम क्रियाशील है। तो जिंक की क्रियाशीलता लोहे से अधिक होती है लेकिन सोडियम से कम होती है। अब ये बात तो सही है, जिंक जो है वो लोहे से ज्यादा क्रियाशील है, सोडियम से कम क्रियाशील है, लेकिन इस बात का ऊपर वाले से कोई रिलेशन नहीं है। तो याद रखना कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सीएनजी की ऑक्टेन संख्या एलपीजी से ज्यादा होती है, अभी अपने पढ़ी थी। सीएनजी में 90% मीथेन होता है जिसका ऑक्टेन संख्या 130 है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो एक की सही व्याख्या है, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पीएसी का पुनर्चक्रण होना, रिसाइकलिंग होना कठिन है, बिल्कुल सही बात है। क्यों है? क्योंकि ये है तो वैसे थर्मोप्लास्टिक, पिघलती है, लेकिन इसमें क्लोरीन होती है जिसकी वजह से HCl गैस निकलती है जो जहरीली है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है। डिटर्जेंट कड़े जल में झाग नहीं बनाता, गलत बात है। डिटर्जेंट तो कड़े जल में झाग बनाता है, तो कथन गलत हो गया। डिटर्जेंट में सल्फेट आयन कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ घुलनशील यौगिक बनाते हैं, तो ए गलत है, आर सही है, और व्याख्या दोनों है ही नहीं। ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन। साबुन कड़े जल में सफाई नहीं करता क्योंकि ये अवक्षय बनाता है, ऐसे लवण बनाता है जो पानी में घुलते ही नहीं, जिनकी वजह से झाग नहीं बनते हैं।
जबकि डिटर्जेंट का कठोर जल में अच्छे झाग बनाता है। उसका कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो पानी में घुलनशील लवण बनाता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। एल्यूमिनियम धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि पैसिवेशन हो जाता है। पैसिवेशन का मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है और वो एल्यूमिनियम के चारों लेयर बना लेता है। तो एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है। इस परत का जमना ही क्या कहलाता है? भी पैसिवेशन कहलाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या है। तो ये आज के आपके प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।